नवंबर 1978, रॉ हेडक्वार्टर, नई दिल्ली। रात के 11 बज रहे थे। रॉ हेडक्वार्टर की चौथी मंजिल पर एक कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। उस कमरे के अंदर दो आदमी बैठे थे, एक लगभग 60 साल के और दूसरा 30 के आसपास। 60 साल के उस आदमी का नाम था रमेश्वर नाथ काव, भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पहले चीफ। वही आदमी जिसने भारत की सबसे गुप्त एजेंसी की नींव रखी थी। उनके सामने बैठा था एक युवा अफसर अजीत डोवाल। काव ने धीरे से टेबल पर रखी एक मोटी फाइल की तरफ इशारा किया। ये फाइल देखो। डोवाल ने फाइल खोली। पहले ही पन्ने पर एक जगह का नाम लिखा था, कहूता, और नीचे लिखा था खान रिसर्च लेबोरेटरीज। डोवाल ने सिर उठाकर पूछा, ये कहाँ है सर? काव ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, पाकिस्तान, इस्लामाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर। फिर उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, एक छोटा सा शहर है, लेकिन वहां जो बन रहा है वो पूरे एशिया का नक्शा बदल सकता है। डोवाल ने फाइल के अगले पन्ने पलटे। वहां एक नाम लिखा था, अब्दुल कादिर खान। काव बोले, ये आदमी जानता है यूरेनियम को हथियार में कैसे बदला जाता है। पाकिस्तान इसे अपना हीरो मानता है, लेकिन हमारे लिए ये आदमी सबसे बड़ा खतरा है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। काव ने गहरी सांस ली। अमेरिका को शक है कि पाकिस्तान बम बना रहा है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। फिर उन्होंने डोवाल की आंखों में देखते हुए कहा, और वो सबूत हमें चाहिए। डोवाल ने धीरे से पूछा, कितना वक्त है सर? काव ने फाइल बंद कर दी। जितना लगे, महीने या साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने धीरे से कहा, तुझे वहां जाना है, उस लैब के अंदर घुसना है और सबूत लेकर वापस आना है। डोवाल ने एक पल सोचा, फिर पूछा, मैं वहां जाऊंगा कैसे? काव ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में बोले, तू वहां एक भिखारी बनकर जाएगा। कोई तुझे देखेगा तक नहीं, तेरी कोई पहचान नहीं होगी, तू वहां है ही नहीं। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया, और अगर पकड़ा गया तो हम तुझे जानते तक नहीं। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। डोवाल ने सिर झुकाया। समझ गया सर। वो कुर्सी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी पीछे से काव की आवाज आई, डोवाल। वो रुक गया। काव ने धीरे से कहा, 6 साल। हमने सोचा है कि इसमें 6 साल लग सकते हैं। तू तैयार है? डोवाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, सर, देश के लिए 6 साल नहीं, पूरी जिंदगी भी कम है। जनवरी 1979, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। इस्लामाबाद की एक कड़कड़ाती सर्द सुबह। तापमान लगभग शून्य से नीचे था। काकुल रोड के किनारे एक आदमी जमीन पर बैठा था, फटा हुआ शॉल, मैले कपड़े, उलझे हुए बाल और हाथ में एक पुरानी सी झोली। वो भीख मांग रहा था। लोग उसके पास से गुजरते, कोई उसे देखकर नजरें फेर लेता, कोई चुपचाप एक सिक्का डाल देता, और कुछ लोग उसे गाली देकर आगे बढ़ जाते। लेकिन किसी को भी जरा सा भी शक नहीं हुआ कि ये भिखारी असल में कौन था। वो था अजीत डोवाल। अब वो इस शहर में पूरी तरह घुल मिल चुका था। उसकी जुबान अब पाकिस्तानियों जैसी हो चुकी थी। वो जानता था कब बोलना है, कब चुप रहना है, और सबसे जरूरी, कब देखना है। उसकी नजरें अक्सर एक ही जगह पर टिक जाती थीं, एक छोटी सी नाई की दुकान। वो दुकान खास थी क्योंकि कहूटा रिसर्च लैब के वैज्ञानिक अक्सर वहीं हजामत बनवाने आते थे। फरवरी 1979, नाई की दुकान 2 महीने बीत चुके थे। डोवाल ने उस नाई की दुकान का हर कोना याद कर लिया था। कौन कब आता है, कितनी देर रुकता है, क्या बातें करता है, सब कुछ। फिर एक दिन उसने देखा, एक आदमी नाई की दुकान के अंदर गया, हाथ में ब्रीफकेस। वो लगभग 1 घंटा अंदर रहा, फिर बाहर निकल गया। डोवाल ने उस आदमी का चेहरा अपने दिमाग में हमेशा के लिए कैद कर लिया। अगले दिन उसे पता चला वो आदमी कोई और नहीं था, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक। उस रात डोवाल ने अपनी डायरी खोली, कुछ सेकंड सोचा और फिर एक लाइन लिखी, टारगेट मिल गया, अब इंतजार। अप्रैल 1979, नाई की दुकान, दोपहर 3 बजे। 4 महीने बीत गए। डोवाल अब उस नाई की दुकान के ठीक सामने बैठता। उसने देखा कि वैज्ञानिक जब भी आते, वे अपने बालों की कतरनें झाड़ते समय फर्श पर गिरा देते। कोई उन्हें इकट्ठा नहीं करता। डोवाल के दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन वो नाई की दुकान के ठीक सामने बैठा। उसके हाथ में एक झाड़ू थी। वो सड़क साफ करने का नाटक कर रहा था। जैसे ही एक वैज्ञानिक ने अपने बाल कटवाए और दुकान से बाहर निकला, डोवाल ने झाड़ू लगाना शुरू किया। उसने धीरे से उन बालों को अपनी झोली में इकट्ठा कर लिया। किसी ने देखा नहीं। उस रात डोवाल ने अपने कमरे में जाकर उन बालों को छांटा। उनमें कुछ सफेद बाल थे, कुछ काले, लेकिन उनमें कुछ और भी था, एक अजीब सी चमक। वो समझ गया, ये वैज्ञानिक यूरेनियम के संपर्क में आते हैं। उनके बालों में यूरेनियम के कण हो सकते हैं। मई 1979, इस्लामाबाद, रात 1 बजे डोवाल एक सुनसान इलाके में गया। वहां एक पुरानी इमारत थी। उसने 3 बार दरवाजा खटखटाया, 3 बार रुककर फिर 2 बार। ये रॉ का कोड था। दरवाजा खुला। अंदर एक आदमी था, पाकिस्तान में तैनात रॉ का दूसरा एजेंट। क्या मिला? उसने पूछा। डोवाल ने एक छोटी सी थैली निकाली। ये बाल है।
कहूटा लैब के वैज्ञानिकों के, इन्हें दिल्ली भेजो, जांच कराओ कि इनमें यूरेनियम है या नहीं। तू यहाँ कैसे रह रहा है इतने दिन भिखारी बनकर? किसी को शक नहीं। दूसरे एजेंट ने हैरानी से देखा, 6 महीने से भिखारी? यार ये देश के लिए है। और सुन, मुझे और चाहिए, इन वैज्ञानिकों के ठिकानों के बारे में पता करो। वे कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ISI यहाँ हर जगह है। अगस्त 1979, लाहौर। एक गुप्त मुलाकात। 3 महीने बाद डोवाल लाहौर पहुंचा। वहां एक और रॉ एजेंट उससे मिला। उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी। दिल्ली से जवाब आ गया है। उन बालों में यूरेनियम के कण मिले हैं। यूरेनियम 235। डोवाल की आंखें चमक उठी। तो सच है, पाकिस्तान बम बना रहा है? हाँ, और भी बुरी खबर है, अमेरिका को पता चल गया है। उनके सैटेलाइट ने कहूटा की तस्वीरें ली हैं, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के पास इतनी तकनीक हो सकती है। डोवाल ने सोचा, हमें और सबूत चाहिए। लैब के अंदर की तस्वीरें, मशीनों की, डॉक्टर खान की, वो तो नामुमकिन है। वहां सिक्योरिटी बहुत सख्त है। कुछ नामुमकिन नहीं, बस सही तरीका चाहिए। दिसंबर 1979, कहूटा। बर्फ की रातें, साल का आखिरी महीना था। कहूटा में बर्फ गिर रही थी। डोवाल अब भी उसी नाई की दुकान के सामने बैठता। उसने देखा कि सर्दियों में वैज्ञानिक कम आते हैं, लेकिन एक आदमी हर हफ्ते आता है, डॉक्टर खान। एक दिन डॉक्टर खान नाई की दुकान में बैठे थे। डोवाल बाहर बैठा था। अचानक एक पुलिस की गाड़ी वहां रुकी। 2 पुलिस वाले उतरे और उसकी तरफ बढ़े। डोवाल का दिल तेजी से धड़का। पकड़ा गया? उसके दिमाग में बिजली कौंधी। एक पुलिस वाले ने उसे धक्का दिया। यहां से हट जा, ये इलाका सुरक्षित नहीं है भिखारियों के लिए। डोवाल ने सिर झुकाया और धीरे से उठकर चला गया। उसकी जान बच गई थी, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था, यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। उसे कोई और तरीका ढूंढना होगा। फरवरी 1980, इस्लामाबाद। एक नई पहचान। 2 महीने बाद डोवाल ने अपना रूप बदला। अब वो सिर्फ भिखारी नहीं था, वो एक पागल फकीर बन गया था। लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी, आंखों में पागलपन। लोग अब उसे देखकर डरते थे, इसलिए पास नहीं आते थे। उसने नाई की दुकान के पीछे एक झोपड़ी बना ली। वहां से वो दुकान का पिछला दरवाजा देख सकता था। एक दिन उसने देखा, दुकान का पिछला दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था। वो धीरे से अंदर घुसा। दुकान में कुर्सियां थीं, आईने थे और एक छोटी सी अलमारी। उस अलमारी में तौलिए रखे थे और उन तौलियों पर बाल चिपके थे, वैज्ञानिकों के बाल। डोवाल ने चुपके से कुछ तौलिए उठा लिए। उस रात उसने उन तौलियों से बाल इकट्ठा किए, कम से कम 20 अलग अलग वैज्ञानिकों के। मार्च 1980, दिल्ली। खुशखबरी। 2 हफ्ते बाद डोवाल को संदेश मिला। उन बालों में से 15 में यूरेनियम के कण मिले थे, यानी कम से कम 15 वैज्ञानिक यूरेनियम के संपर्क में आ रहे थे। इतने सारे वैज्ञानिक सिर्फ एक चीज पर काम कर सकते थे, परमाणु बम। डोवाल ने सोचा, अब और सबूत चाहिए, असली सबूत। जून 1980, कहूटा। खतरनाक मोड़। एक दिन डोवाल ने देखा कि नाई की दुकान में एक नया आदमी आया है। वो वैज्ञानिक नहीं लग रहा था। उसकी आंखें हर जगह घूम रही थीं, दुकान के अंदर, बाहर, आसपास। डोवाल समझ गया, यह ISI का एजेंट है। उन्हें शक हो गया है। उस रात डोवाल ने अपनी डायरी में लिखा, खतरा बढ़ गया है, ISI को कुछ भनक लग गई है, अब और सतर्क रहना होगा। अगस्त 1980, इस्लामाबाद। गुप्त बैठक। 3 महीने बाद डोवाल फिर उस पुरानी इमारत में गया। वहां उसका कांटेक्ट इंतजार कर रहा था। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, उसने कहा। ISI ने तुम्हारे बारे में सुन लिया है। वे हर भिखारी की तलाश कर रहे हैं। नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे और सबूत चाहिए। लेकिन तुम्हारी जान खतरे में है। जान से प्यारा देश है, मैं रुकूंगा। दिसंबर 1980, कहूटा। वो रात साल की आखिरी रात थी। नए साल की पार्टियां हो रही थीं। सुरक्षा ढीली थी। डोवाल ने मौका देखा। वो रात के अंधेरे में लैब की तरफ बढ़ा। बाड़ फांदी, गार्ड को चकमा दिया। वो उस जगह के करीब पहुंच गया जहां सबसे ज्यादा रोशनी थी। वहां सेंट्रीफ्यूज थे जो यूरेनियम को समृद्ध करते हैं। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें ली। 1, 2, 10, 20। हर तस्वीर में वो चीज कैद थी जिसे दुनिया देखना चाहती थी, पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम। अचानक एक आवाज आई, कौन है वहां? डोवाल ने कैमरा छुपाया और अंधेरे में गायब हो गया। गार्ड ने टॉर्च मारी, लेकिन वहां कोई नहीं था। जनवरी 1981, इस्लामाबाद। आखिरी मुलाकात। डोवाल ने वे तस्वीरें अपने कॉन्टैक्ट को दी। ये ले, अब ये दिल्ली पहुंचा दे। तुम यहाँ और रहोगे? हाँ, जब तक मेरी जरूरत है। लेकिन कोई लेकिन नहीं, जाओ। वो आदमी चला गया। डोवाल फिर उसी नाई की दुकान के सामने बैठ गया, एक भिखारी की तरह। मार्च 1981, दिल्ली। ऐतिहासिक दिन। उन तस्वीरों ने दिल्ली में हड़कंप मचा दिया। रॉ के पास अब पुख्ता सबूत थे कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। ये जानकारी अमेरिका को दी गई। अमेरिका हैरान रह गया। उनके सैटेलाइट ने जो देखा था उसकी पुष्टि हो गई। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार था। लेकिन ये खबर किसी और तक भी पहुंची, पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जिया उल हक तक। अप्रैल 1981, इस्लामाबाद। तबाही। उस महीने की 15 तारीख को डोवाल ने देखा कि शहर में हलचल बढ़ गई है।
हर जगह पुलिस, हर जगह आईएसआई। वो समझ गया कुछ गड़बड़ है। अगले दिन उसे पता चला पाकिस्तान ने 40 रॉ एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया था। सबको मार दिया गया। कैसे? किसने धोखा दिया? डोवाल ने अपनी डायरी में लिखा, 40 लोग, 40 जाने, किसी ने हमें बेच दिया। मई 1981, इस्लामाबाद, आखिरी दिन। अब डोवाल के लिए यहाँ रहना नामुमकिन था। हर गली में उसकी तलाश थी। उसने अपना भेष बदला। अब वो एक बूढ़ा हज्जाम बन गया था। एक दिन वो उसी नाई की दुकान के पास से गुजरा। दुकान बंद थी। उसके ऊपर एक तख्ती लगी थी, ये दुकान सरकार ने जब्त कर ली है। डोवाल समझ गया उसकी कहानी यहाँ खत्म हो गई थी। जून 1981, भारत नेपाल सीमा, वापसी। 6 साल बाद डोवाल भारत की सीमा में दाखिल हुआ। वही आदमी, वो सीधा रॉ हेडक्वार्टर गया। काओ ने उसे देखा तो आंखें नम हो गईं। हाँ सर, वापस आ गए? और ये लीजिए। उसने एक डायरी निकाली। उसमें 6 साल की कहानी थी। हर दिन, हर सबूत, हर घटना। काओ ने डायरी के पन्ने पलटे, फिर बोले, 40 आदमी मारे गए, लेकिन तूने उनकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने दिया। ये डायरी इतिहास बदल देगी। 1984, पोखरण। आखिरी सबक 3 साल बाद 1984 में भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया। 1998 में पोखरण में फिर से धमाके हुए। इस बार दुनिया को पता था कि भारत के पास बम है, लेकिन उस बम के पीछे एक भिखारी की कहानी थी जो 6 साल तक सड़कों पर सोया, जिसने नाई की दुकान से बाल चुराए, जिसने अपनी जान जोखिम में डाली। आज 2024, आज अजीत डोवाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो आज भी उन 40 एजेंटों को याद करते हैं जो उस मिशन में मारे गए। वो आज भी उस नाई की दुकान को याद करते हैं। वो आज भी उन बालों को याद करते हैं जिनमें यूरेनियम के कण थे। क्योंकि असली हीरो वो नहीं जो कैमरे के सामने आते हैं। असली हीरो वो होते हैं जो सड़कों पर भिखारी बनकर बैठ जाते हैं ताकि हम सब चैन की नींद सो सकें। जय हिंद।